नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा, आपकी चेस कोच, और स्वागत है आपका चेस नोटेशंस के पार्ट 2 वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब मोहरे अलग अलग चाल खेलते हैं बोर्ड पे, यानी जब राजा को चेक देते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या किसी और मोहरे को मारते हैं, ऐसे कई जब चालें होती है तो इन चालों को चेस नोटेशंस में कैसे लिखते हैं, आज वो हम सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि मोहरे जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उन चालों को कैसे लिखा जाता है चेस की भाषा में। तो चलिए हम सबसे पहले राजा की मूवमेंट की नोटेशंस को समझते हैं। तो अगर मेरा राजा यहाँ से यहाँ पर आता है तो क्योंकि राजा ने अपनी जगह चेंज की है तो राजा को हम इंग्लिश में किंग कहते हैं और राजा को जो है हम कैपिटल के से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे कैपिटल के। और क्योंकि राजा ये वाली जगह पर आया है तो हम इस जगह का नाम लिखेंगे। ये जगह का नाम क्या है? देखिए, ये जगह जो है E5 पे है और सेकंड रैंक पे है, यानी इस जगह का नाम क्या हो गया? E2। तो हम लिखेंगे KE2, यानी किंग E2, यानी राजा जो है वो E2 वाले स्क्वायर पे आया। अब अगर राजा यहाँ से यहाँ पर आता है तो हम कैसे लिखेंगे? हम फिर से लिखेंगे कैपिटल के और इस जगह का नाम। इस जगह का नाम क्या है? D3 है ना, ये D5 पे है और तीसरे रैंक पे है, तो जगह का नाम हो गया D3। तो हम लिखेंगे KD3। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम ये सब चालें लिखते हैं तो जो मोहरों का जो लेटर होता है, जैसे इसमें जो राजा है, राजा का लेटर K है, तो मोहरों के जो भी लेटर होते हैं वो हम कैपिटल में लिखते हैं, यानी बड़े अक्षरों में लिखते हैं। और जो जगह का नाम होता है, जिस भी जगह वो जाते हैं, जैसे कि ये D3 हो गया, या फिर ये वाला स्क्वायर हो गया C4 हो गया, या फिर ये F6 हो गया, तो कोई भी जगह का जो नाम होता है उसके जो लेटर होते हैं, उसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, यानी छोटे में लिखते हैं। चलिए, तो अगर अब मेरा राजा यहाँ से यहाँ पर आता है तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल के, और देखिए ये जगह का नाम क्या है? C4। तो हम लिखेंगे KC4। तो इस तरह से हम राजा की चालों को लिखते हैं। उसी तरह से अब देखते हैं कि रानी की चालों को हम कैसे लिखते हैं, तो वो भी तरीका बिल्कुल सेम है। तो अब मान लीजिए कि अगर मेरी रानी यहाँ से अगर यहाँ आ जाती है तो रानी को क्वीन कहते हैं, क्वीन का Q हम ले लेंगे, तो हम लिखेंगे कैपिटल Q और इस जगह का नाम। इस जगह का नाम क्या है? देखिए G8 है ना, तो हम लिखेंगे QG8, यानी क्वीन G8। ठीक है। अब अगर मेरी रानी यहाँ से यहाँ पर आती है तो हम लिखेंगे Q और इस जगह का नाम जो कि है D8। ओके, तो हम लिखेंगे QD8। अब अगर रानी यहाँ से अगर यहाँ पर आती है तो हम लिखेंगे QA5। ठीक है, Q मतलब क्वीन, A मतलब A फाइल पे है और 5 मतलब 5वें रैंक पे है, तो QA5। उसी तरह से देखते हैं कि हाथी की चालों को कैसे लिखा जाता है। अब मान लीजिए कि हाथी यहाँ से यहाँ पर आता है तो हम कैसे लिखेंगे? हाथी को हम चेस की भाषा में रुक कहते हैं और इसका जो लेटर है वो R है, तो हम लिखेंगे R और इस जगह का नाम जो कि है F5, तो हम लिखेंगे कैपिटल R F5। अगर मेरा हाथी यहाँ से यहाँ पर आता है तो हम लिखेंगे R F2। ठीक है। उसी तरह से अगर मेरा हाथी यहाँ से यहाँ पर आता है तो हम लिखेंगे RB2। ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरह से ऊँट का भी नोटेशन होता है। तो ऊँट भी अगर मान लीजिए अब यहाँ से यहाँ पर जा रहा है तो हम लिखेंगे, ऊँट को हम इंग्लिश में बिशप कहते हैं और इसका जो लेटर है वो कैपिटल B है, तो हम लिखेंगे B और ये जगह का नाम जो कि है E5
फाई, तो हम लिखेंगे BE5। उसी तरह से अगर मेरा ऊंट यहाँ से यहाँ पर आता है तो हम लिखेंगे BG3, ठीक है। अगर ये ऊंट यहाँ से यहाँ पर आता है तो हम लिखेंगे BF2। अब ठीक उसी तरह से हम घोड़े के भी चाल का लिखेंगे। मान लीजिए कि घोड़ा जो है वो 2.5 घर चल के 1, 2 और 2.5 घर चल के यहाँ पर आता है, तो हम लिखेंगे नाइट। नाइट का जो लेटर है वो है N, तो हम लिखेंगे N और ये जगह का नाम जो कि है G4, तो हम लिखेंगे NG4। उसी तरह से अगर ये 2.5 घर चलते हुए यहाँ से यहाँ पर आता है तो हम लिखेंगे नाइट यानी NF6। अब ये घोड़ा यहाँ से चलते हुए 2.5 घर अगर यहाँ आता है तो हम लिखेंगे ND5, ठीक है। तो इस तरह से सारे मोहरों की चालों को लिखा जाता है। अब बचा है हमारा प्यादा। अब प्यादा जो है इसके लिए कोई लेटर नहीं दिया गया है, इसलिए वो जो भी खाने में जाता है, जो भी स्क्वायर में जाता है, हम उसी स्क्वायर का नाम लिखते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरा प्यादा यहाँ पर है, अगर वो यहाँ से इस तरह आगे बढ़ रहा है 1 कदम, तो हम लिखेंगे इस जगह का नाम जो कि है D6। तो प्यादा जब यहाँ से यहाँ पर आएगा तो हम लिखेंगे D6। तो खाली D6 लिखा हुआ है मतलब समझ जाओ कि प्यादा आगे बढ़ा है, ठीक है। अब यही प्यादा अगर एक और कदम आगे बढ़ता है इस तरह, तो हम इस जगह का नाम लिखेंगे जो कि है D7, ठीक है। तो इस तरह से मोहरों के चलन का नोटेशंस लिखा जाता है। अब हम देखते हैं कि राजा जब कैसलिंग करता है तो उस चाल को नोटेशन में कैसे लिखा जाता है। तो कैसलिंग आप जानते ही है कि 2 तरह की होती है। एक होती है किंग साइड कैसलिंग जिसे हम शॉर्ट कैसलिंग भी कहते हैं, और दूसरी होती है क्वीन साइड कैसलिंग जिसे हम लॉन्ग कैसलिंग भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं जब राजा किंग साइड कैसलिंग करता है तो उसे कैसे लिखा जाता है। तो जब भी राजा किंग साइड कैसलिंग करता है तो हम उसे कैपिटल O-O या फिर आप ज़ीरो भी कह सकते हैं, इसे 0-0 या फिर O-O इस तरह से लिखा जाता है। एक आसान तरीका है इसे याद रखने का कि आप देखिए किंग साइड कैसलिंग में राजा और हाथी के बीच में केवल 2 घर होते हैं, है ना। तो इसीलिए जब राजा किंग साइड कैसलिंग करता है तो हम लिखते हैं O-O या फिर 0-0, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए कि राजा जब क्वीन साइड कैसलिंग करता है, यानी वो जब इस तरह यहाँ पे करता है, तो हम उसे O-O लिखते हैं, यानी 0-0-0। अभी इसका आसान तरीका ये है याद रखने का कि आप देखिए राजा और हाथी के बीच में यहाँ पे 1, 2 और 3 घर है, ठीक है। तो इसीलिए जब राजा क्वीन साइड कैसलिंग करता है तो हम लिखते हैं O-O या फिर 0-0-0। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब कोई मोहरा दूसरे मोहरे को मारता है तो उसे हम कैसे लिखते हैं। तो जब भी चेस में एक पीस दूसरे पीस को कैप्चर करता है तो उसका जो साइन है वो है X। इंग्लिश का ये जो लेटर है X, इसको हम छोटे अक्षरों में लिखते हैं। तो जब भी X लिखा जाता है आपको समझ जाना है कि किसी मोहरे ने दूसरे मोहरे को मारा है। तो चलिए अब बोर्ड पर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि मेरा ये जो राजा है वो अब इस सामने वाले के हाथी को इस तरह से मार देता है, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे। तो क्योंकि राजा ने इस हाथी को मारा है, तो राजा ने मारा है इसलिए हम लिखेंगे पहले K, जो कि किंग का साइन है K, और राजा ने मारा है, मारने का साइन क्या है, छोटा सा X, तो हम लिखेंगे X। और राजा मार के कौन सी जगह पर आया है, इस जगह पे, इस जगह का नाम क्या है देखिए B3, तो हम लिखेंगे कैपिटल K,
छोटा x b3, यानी किंग कैप्चर्स b3, मतलब b3 पे जो मोहरा था राजा ने उसे मार दिया। ठीक है, हम कभी भी किंग x रुक का आर नहीं लिखेंगे, या अगर क्वीन है वहाँ पे तो क्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि कौन सा मोहरा मारा गया है ये नहीं लिखा जाता। बस ये लिखा जाता है कि किसने मारा है और वो मार के कौन सी जगह पर आया है। लिखने का स्टाइल यही है, इसलिए हम लिखेंगे KX-B3, यानी किंग कैप्चर्स B3। ठीक है, अब उसी तरह से मान लीजिए कि मेरी ये जो रानी है वो इस ऊंट को मारती है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो क्योंकि रानी ने मारा है तो हम लिखेंगे Q, मारा है उसका साइन लगाएंगे X, और रानी मारकर कहाँ पर आई है? ये वाली जगह पे। ये वाली जगह का नाम क्या है? देखिए C1, तो हम लिखेंगे QX-C1, यानी क्वीन कैप्चर्स C1। अब उसी तरह से अगर मेरा ये जो ऊंट है वो अगर इस प्यादे को मारता है तो हम कैसे लिखेंगे? ऊंट को हम बिशप कहते हैं तो हम लिखेंगे B, कैप्चरिंग का साइन है X, और ये जगह का नाम क्या है? D4, तो हम लिखेंगे कैपिटल B छोटा x D4, BX D4। अब उसी तरह से अगर मेरा ये हाथी जो है वो इस घोड़े को मारता है तो हम लिखेंगे RX, और इस जगह का नाम क्या है? G5, तो RX G5। ठीक है, अब उसी तरह से अगर मेरा घोड़ा ढाई घर चल के इस रानी को मारता है तो हम लिखेंगे नाइट कैप्चर्स, इस जगह का नाम क्या है? देखिए H7, तो हम लिखेंगे NX H7। ठीक है, अब उसी तरह से अगर मेरा ये प्यादा जो है वो इस प्यादे को मारता है। अब देखिए प्यादे के लिए तो हमारे पास लेटर नहीं है, हम तो हमेशा प्यादा जिस जगह पे जाता है उस खाने का नाम लिख लेते हैं। तो इस सिचुएशन में क्योंकि ये प्यादा इस प्यादे को मार रहा है तो ये देखिए ये प्यादे का नाम क्या हो जाएगा? ये कौन सी जगह पे खड़ा है? ये H वाली जगह पे खड़ा है ना? तो हम लिखेंगे H, कैप्चर्स का जो साइन है वो X, तो H इंटू ये वाली जगह का नाम क्या है? G4। ठीक है, हम लिखेंगे H इंटू G4, HX G4। अब हम देखते हैं कि जब en passant खेला जाता है तो उसे नोटेशंस में कैसे लिखते हैं। तो मान लीजिए कि ब्लैक के प्यादे ने इस तरह 2 कदम आगे बढ़ा लिया, तो अब वाइट जो है इस प्यादे से इस तरह से इसको मार सकता है ना? तो इस चाल को हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इस प्यादे का नाम जो कि पहले G पे था, G, और क्योंकि इसने मारा है तो मारने का तो साइन आपको पता ही है, X है, तो हम लिखेंगे GX, और ये मार के कौन सी जगह पे आया है? ये वाली जगह पे, तो इस जगह का नाम क्या है? F6, तो हम लिखेंगे G इंटू F6, यानी GX F6, यानी G के प्यादे ने F6 पे मार दिया। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए कि वाइट प्लेयर इस तरह से 2 कदम आगे चलता है और ब्लैक का प्लेयर जो है, ये ब्लैक का प्यादा जो है वो इस प्यादे को इस तरह से क्रॉस में मार देता है। तो अब हम इस चाल को कैसे लिखेंगे? तो क्योंकि ब्लैक का प्यादा यहाँ पर था तो ये देखो कौन सी फाइल है? A फाइल है, तो हम लिखेंगे A, और क्योंकि इसने मारा है मारने का साइन X है तो A इंटू AX, और ये जगह का नाम क्या है? B3, तो हम लिखेंगे A इंटू B3, यानी A के प्यादे ने B3 पे मार दिया। अब हम समझते हैं कि जब कोई मोहरा राजा को चेक देता है तो उसे कैसे लिखते हैं। तो चेक का जो साइन है वो है प्लस। तो इसे याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि चेक जो है हमेशा राजा को देते हैं और कोई मोहरे को तो हम चेक नहीं देते। तो राजा का जो मोहरा है उस पे देखिए आप कि ये प्लस साइन है ना? तो जब भी राजा को चेक मिलता है तो हम यही प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। तो मान लीजिए कि मेरा ये जो हाथी है वो इस तरह से
यहाँ पर आकर इस राजा को चेक देता है। ठीक है, तो इस चाल को हम कैसे लिखेंगे? हाथी ने दिया है इसलिए हम रुक का आर लिखेंगे, आर। और ये कौन सी जगह पे आया है? ये जगह का नाम देखिए, B8। तो हम लिखेंगे RB8 और उसके बाद लिखेंगे हम चेक का साइन जो कि है प्लस। तो हम लिखेंगे RB8 प्लस, यानी रुक जो है B8 पे आया और चेक दे दिया। ठीक है, अब उसी तरह से मान लीजिए कि जो रानी है ये इस वाले राजा को यहाँ पे चेक देती है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रानी ने दिया है इसलिए हम लिखेंगे क्वीन का Q। ठीक है, ये रानी कौन सी जगह पे आई है? इस जगह का नाम देखिए H4 है, तो हम लिखेंगे QH4। चेक का साइन क्या है? प्लस। तो हम लिखेंगे QH4 प्लस, यानी रानी जो है वो H4 पे आई और राजा को चेक दे दिया। ठीक है, अब देखिए एक और बढ़िया एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि मैं अपने ऊंट को यहाँ से यहाँ लाती हूँ और सामने वाले राजा को चेक दे देती हूँ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ऊंट को हम लिखते हैं बिशप, तो बिशप का B। ये कौन सी जगह है? देखिए ये जगह है D3। तो मेरा बिशप जो है वो D3 पे आया और राजा को चेक दे दिया। तो हम लिखेंगे BD3, चेक का साइन है प्लस, तो BD3 प्लस। ठीक है, अब ब्लैक जो है, मान लीजिए कि इस घोड़े से टाइगर चलते हुए 1 2 और ये टाइगर चलते हुए इस ऊंट को मार भी देता है। और देखिए जैसे ही इसने मेरे ऊंट को मारा, मेरे राजा को जो है इस तरह से टाइगर में चेक भी लग गया है ना? तो इस चाल को हम कैसे लिखेंगे? तो क्योंकि सबसे पहले घोड़ा जो है यहाँ से यहाँ पर आया है और उसने मेरे ऊंट को मारा है, बराबर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? घोड़े को हम नाइट कहते हैं, तो हम लिखेंगे N। क्योंकि घोड़े ने मारा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे मारने का जो साइन है वो है X। तो NX। कौन सी जगह पे आके मारा है? ये वाली जगह, है ना? और ये वाली जगह का नाम क्या है? D3। तो हम लिखेंगे NX D3। और जैसे ही ये D3 पे आया, मेरे राजा को जो है चेक लग चुका है, तो हम लिखेंगे आगे प्लस। तो NX D3 प्लस, मतलब नाइट ने इस तरह से D3 पे कैप्चर किया और साथ ही साथ राजा को चेक भी दे दिया। अब देखते हैं ये वाली सिचुएशन। अब मान लीजिए कि मैं अपने इस प्यादे से सामने वाले राजा को इस तरह से आगे बढ़ा के चेक देती हूँ। तो देखिए ये प्यादे का मूवमेंट हम कैसे लिखते हैं? क्योंकि ये वाली जगह पे आया है, तो ये वाली जगह का नाम क्या है? D5। तो हम लिखेंगे D5 और क्योंकि चेक लगा है तो आगे प्लस का साइन लगा देंगे। तो हम लिखेंगे D5 प्लस, यानी D5 खेल के हमने राजा को चेक दे दिया। उसी तरह से अगर ब्लैक जो है अपना ये वाला प्यादा आगे बढ़ाता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए ये वाली जगह का नाम क्या है? B3। तो हम लिखेंगे B3 प्लस, यानी प्यादा जो है B3 पे आके राजा को चेक दे दिया। ठीक है, अब हम सीखते हैं कि जब पॉन प्रमोशन होता है तो उसको हम नोटेशंस में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मेरा ये प्यादा यहाँ पर आता है और अपने आप को रानी बना लेता है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए ये जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है B8। तो हम लिखेंगे B8 और प्रमोशन का जो साइन होता है, जो सिंबल होता है, वो होता है इक्वल। ठीक है, तो हम लिखेंगे B8 इक्वल Q, मतलब B8 पे प्यादा आया और फिर इक्वल मतलब बराबरी, मतलब अपने आप को रानी के बराबर बना दिया, मतलब अपने आप को रानी बना दिया। तो B8 इक्वल Q, मतलब B8 पे प्यादा जो है रानी बन गया। तो इस तरह से प्रमोशन का साइन हम यूज़ करते हैं। अब उसी तरह से मान लीजिए कि मैं अपने इस वाले प्यादे को इस तरह से क्रॉस में इस ऊंट को मार देती हूँ और मैं इसको हाथी बना देती हूँ। तो अब इस वाली चाल को हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए कि मेरा ये प्यादा जो है वो इस तरह से पहले इसने मारा है,
फिर ये जगह पर आया है और फिर अपने आप को हाथी बनाया है। तो ये वाली चीज़ मुझे लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इस वाले प्यादे ने यहाँ पे ऊंट को मार दिया। तो ये हम कैसे लिखते हैं? देखिए ये प्यादा कौन से फाइल पे था? ई वाले फाइल पे था। तो हम लिखेंगे ई इंटू D8, है ना। ये वो जो स्क्वायर है ये क्या नाम है? D8। तो हम लिखेंगे ई इंटू D8, मतलब ई के प्यादे ने D8 पे मार दिया और उसके बाद हम आगे जोड़ेंगे इक्वल आर, मतलब मारने के बाद ये जगह पे जब आया इक्वल आर, मतलब अपने आप को जो है उसने हाथी बना दिया। तो पूरा नोटेशन होगा ई इंटू D8 इक्वल आर, मतलब ई के प्यादे ने D8 पे मारा और अपने आप को हाथी बना दिया। ठीक है कि अब मान लीजिए कि ब्लैक का ये प्यादा जो है वो इस तरह से मेरे इस घोड़े को मार देता है। तो ये तो हुई पहली चीज़ कि इसने इस तरह से मेरे घोड़े को मार दिया। फिर मारने के बाद जो है वो अपने आप को बना देता है ऊंट। तो ये दूसरी चीज़ हो गई कि भाई पॉन प्रमोट हो गया है और अपने आप को ऊंट बना चुका है। और तीसरी चीज़ देखिए और क्या हुई साथ में कि अब राजा को चेक भी लग रहा है। तो ये 3 चीज़ें हुई है। तो इसको हम नोटेशन में कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि प्यादे ने इस घोड़े को मारा। तो इस प्यादे का नाम क्या है? देखिए ये जी वाले फाइल पे है, तो हम लिखेंगे जी इंटू H1। ठीक है, मतलब जी ने H1 पे मारा। तो हम लिख लेते हैं जी इंटू H1। और क्योंकि ये मारने के बाद जो है यहाँ पर ये ऊंट बन गया है, तो आगे हम क्या जोड़ेंगे? प्रमोशन का साइन क्या है? इक्वल। तो हम आगे जोड़ेंगे इक्वल बी, यानी प्यादा जो है H1 पे मार के अपने आप को ऊंट बना चुका है। और क्योंकि ऊंट बनने के बाद अब मेरे राजा को सीधा सीधा चेक लग रहा है, तो हम आगे प्लस का साइन भी जोड़ देंगे। इसका मतलब ऊंट बनने के बाद राजा को चेक भी लग गया। अब हम देखते हैं चेकमेट का साइन क्या है। तो चेकमेट का जो साइन है वो है हैश, और इसको याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है। आप देखिए कि इस बोर्ड पे इस तरह से वर्टिकल लाइंस भी हैं और इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस भी है। तो अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट हैश के साइन जैसा दिखता है। तो जब गेम चेकमेट हो जाता है तो हैश का साइन इस्तेमाल करते हैं, यानी भाई बोर्ड का जो ये बनावट है ये ऑलमोस्ट इसको थोड़ा रिजेंबल करता है, ऑलमोस्ट इसकी तरह दिखता है कि भाई गेम जो है पूरी हो चुकी है, बोर्ड पे गेम चेकमेट हो चुका है। तो इस तरह से हैश का साइन जो है हम बनाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट तरीका था याद रखने का। तो अब मान लीजिए कि वाइट जो है वो इस तरह से अपनी रानी को यहाँ लाकर चेकमेट कर देती है राजा को। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो क्योंकि रानी ने किया है तो रानी यहाँ से यहाँ आई है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? Q, और ये जगह का नाम क्या है? E7, है ना। E7 है ये जगह। तो हम लिखेंगे QE7 और चेकमेट का साइन क्या है? हैश। तो हम आगे लगाएंगे हैश, QE7 हैश, मतलब क्वीन ने E7 पे आके चेकमेट कर दिया। उसी तरह से ब्लैक का हाथी जो है वो इस तरह से यहाँ पर आकर चेकमेट कर देता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? रुक B1 हैश, RB1 हैश, मतलब रुक B1 पे आया और चेकमेट कर दिया। अब उसी तरह से मान लीजिए कि मेरा ये ऊंट जो है वो इस तरह से आके इस प्यादे को पहले मार देता है और फिर साथ ही साथ गेम चेकमेट कर देता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो क्योंकि ऊंट ने मारा है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे B इंटू D5 हैश। बिशप ने D5 पे मारा और फिर राजा को चेकमेट कर दिया। अब देखिए इस सिचुएशन को। अब इस सिचुएशन में ये प्यादा जो है वो इस तरह से इस घोड़े को मार सकता है, फिर अपने आप को रानी में प्रमोट कर सकता है, और फिर जैसे ही ये रानी में प्रमोट हो जाएगी तो वो सीधा सीधा राजा को चेकमेट भी कर रहा है। तो इस चाल को हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये मारने वाली चीज़, यानी D इंटू C1। ठीक है, तो D इंटू C1 मतलब D वाले प्यादे ने C1 पे मारा,
फिर उसके बाद हम आगे जोड़ेंगे कि मार के उसने अपने आप को रानी बनाया, तो हम आगे जोड़ेंगे इक्वल क्यू, मतलब अपने आप को रानी में प्रमोट कर दिया। और जैसे ही रानी में प्रमोट हो गया, गेम चेकमेट हो चुका है, तो हम आगे हैश का साइन जोड़ेंगे। तो इसका जो पूरा नोटेशन हो जाएगा वो ये होगा D/C1 इक्वल क्यू हैश। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ विशेष नोटेशंस की। जब भी आप चेस की बुक्स लाएंगे और उन्हें पढ़ेंगे, तो आप उनमें देखेंगे कि कुछ अच्छी चालों को एक अलग ढंग से नोटेशन में लिखा जाता है, और जो एकदम बुरी चालें होती है, एकदम ख़राब चाल होती है जिससे प्लेयर का गेम ख़राब हो जाता है, उन चालों को एक अलग ढंग से लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है मैं आपको बताती हूँ। तो अब ज़रा देखिए इस सिचुएशन को। यहाँ पर जो है वाइट की बारी है, और आप देखिए कि ब्लैक का राजा जो है वो इस तरह से अंदर है, और यहाँ पे पीछे कोई भी नहीं है रखवाली करने वाला। तो अब वाइट की चाल है, तो वाइट का सबसे अच्छा मूव कौन सा होगा? तो वो होगा कि ये रुक से हम इस राजा को चेक दे। अब देखिए ब्लैक के पास बचाव में और कोई ऑप्शन है नहीं, और ब्लैक को जो है अपने बचाव में इस रानी को यहाँ बीच में लाना पड़ेगा, जिससे कि वाइट जो है इस रानी को मार सकता है, राजा फिर इसे मार देगा। और अब देखिए गेम की परिस्थिति कैसे बदल गई। अब जो है वाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाइट के पास एक हाथी और एक घोड़ा है, और ब्लैक के पास सिर्फ एक घोड़ा है। तो अब स्थिति जो है वाइट की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो इसीलिए इस सिचुएशन में वाइट की सबसे अच्छी चाल कौन सी है? और वो ये है कि वो इस रुक से इस राजा को चेक दे। तो जब हम ऐसे कुछ अच्छी चाल खेलते हैं, तो आप बुक्स में देखना कि इस चाल को कैसे लिखा जाएगा। तो नोटेशन में इस चाल को हम कैसे लिखते हैं कि रुक जो है वो H8 पे आया और उसने चेक दिया, तो हम लिखेंगे R/H8 प्लस, यानी रुक ने H8 पे चेक दिया। ठीक है। और क्योंकि ये बहुत अच्छी चाल थी, क्योंकि ये चाल खेलने से वाइट का बहुत फ़ायदा हो गया, तो इसके आगे जो है हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। तो कई बुक्स में आप देखेंगे कि चालों के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया होता है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब ये होता है कि वो चाल जो है बड़ी अच्छी है, उस चाल ने गेम बदल दिया, वो चाल खेलने से प्लेयर को जो है बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। तो ऐसी चालों को हम आगे एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। हालांकि जब आप टूर्नामेंट्स में खेले तो आपको एक्सक्लेमेशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि चेस की बुक्स में अक्सर नोटेशंस के आगे एक्सक्लेमेशन होता है। उसका मतलब होता है कि वो बहुत ही अच्छा मूव था, वो बहुत ही अच्छी चाल थी। अगर कोई कोई नोटेशंस में दो दो एक्सक्लेमेशंस मार्क लगाए हैं, तो इसका मतलब होता है कि वो तो बहुत ही बेहतरीन चाल थी, उससे तो गेम का पासा ही पलट गया। तो एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है अच्छी चाल। अब ज़रा देखिए इस सिचुएशन को। ब्लैक के पास 2 ऊंट है, 2 घोड़े हैं और 3 प्यादे हैं। वाइट के पास 2 प्यादे, 2 हाथी और एक घोड़ा है। तो अब इन दोनों में कौन स्ट्रांग है? भाई चलो पॉइंट्स में काउंट करते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 9 पॉइंट हो गए। और ये 10 और ये 11, 12 और ये 3, 15, मतलब ब्लैक के पास जो है 15 पॉइंट है। अब हम वाइट के पास देखें तो ये देखिए, ये 5 पॉइंट और ये 5 पॉइंट 10, 10 और 3 13, ये 14 और ये 15। तो वाइट के पास भी 15 पॉइंट है और ब्लैक के पास भी 15 पॉइंट है। तो बोर्ड पर स्थिति जो है वो लगभग इक्वल है। अब जो है वाइट की बारी है, और वाइट जो है अपने इस हाथी को यहाँ पे लाके रख देता है, ये सोचकर कि मैं अगली चाल में इस ऊंट को मारूंगा अगर इस ऊंट ने अपना बचाव नहीं किया तो। लेकिन वाइट ने जो ये चाल खेली है वो एकदम ही खराब चाल है। जानते हो क्यों? क्योंकि अब अगली चाल में ये ऊंट जो है वो इस तरह से ये दोनों हाथियों को एक साथ अटैक कर सकता है। मतलब अब अगली चाल में कोई ना कोई एक हाथी तो ज़रूर मरेगा, और वाइट किसी भी स्थिति में अपने एक हाथी को मरने से बचा नहीं सकता। और देखिए, आप जानते हैं कि ऊंट के 3 पॉइंट्स होते हैं और हाथी के 5 पॉइंट होते हैं। तो क्योंकि अब वाइट का एक हाथी मरने वाला है,
तो वाइट का जो है पूरे 2 पॉइंट का नुकसान हो जाएगा। तो ये वाली जो चाल है जो ब्लैक ने खेली है कि वो अपने ऊंट को इस तरह यहाँ लेके आ गया और फिर उसने सीधा सीधा जो है एक साथ दो दो हाथी पे अटैक कर लिया। तो ये वाली चाल जो है बहुत ही अच्छी चाल है। तो इस चाल को जो है जो बिशप ने खेली है उसको हम लिखेंगे बी, और ये प्लेस का नाम क्या है, ये जगह का नाम क्या है, BE6, और आगे एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, मतलब बहुत ही बढ़िया चाल थी। लेकिन जो हाथी ने चाल खेली है उसको हम कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लिखेंगे रुक C4 और फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मतलब बुक्स में आप देखिएगा कि जब भी कोई बुरी चाल खेली जाती है तो उधर चाल के आगे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो वो क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह होता है उसका मतलब ये होता है कि भाई ये क्या ही चाल थी, क्यों खेली ये चाल, मतलब ये चाल बड़ी ख़राब थी। और अगर कोई कोई चाल के आगे दो दो क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं तो मतलब बहुत ही बुरी चाल थी वो, मतलब बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया आपने गेम में और आपने अपना भारी नुकसान कर दिया है ऐसी चाल खेल के। तो रुक की जो ये चाल है अगर ये बुक में होती तो इस तरह से लिखी जाती कि RC4 और आगे क्वेश्चन मार्क होता कि भाई इतनी ख़राब चाल क्यों खेली। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जब भी आप चेस बुक्स पढ़ेंगे तो जब भी कोई अच्छी चाल होती है तो वो चाल के नोटेशन के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और जब भी कोई बुरी चाल होती है तो वो बुरी चाल के आगे नोटेशन के आगे एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो अच्छी चाल के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क, बुरी चाल के लिए क्वेश्चन मार्क। अब हम बोर्ड पे कुछ स्पेशल परिस्थितियाँ देखते हैं। तो जब दो सेम मोहरे एक कॉमन जगह पर जा सकते हैं या एक कॉमन जगह पर जाकर मार सकते हैं किसी को, तो उन चालों को हम कैसे लिखते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे अपने हाथी को यहाँ पर लाना है, ठीक है। तो कैसे आएगा मेरा हाथी, तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं अपने इस वाले हाथी को यहाँ लेके आऊँ, है ना, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपने इस वाले हाथी को यहाँ पर लेके आऊँ, राइट। तो दोनों ही हाथी जो है वो इस वाली जगह पर आ सकते हैं। तो मान लीजिए कि गेम में मैं इस वाले हाथी को यहाँ पे लेके आती हूँ, तो आप इसको नोटेशन में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे RD1, यानी रुक जो है वो D1 पे आ गया। लेकिन अगर आप सिर्फ RD1 लिखते हैं तो उससे ये जो है काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि RD1 का मतलब तो ये भी हो सकता है कि ये वाला रुक जो है वो D1 पे आया, है ना। तो फिर सिर्फ RD1 लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला हाथी D1 पे आया था। तो इसीलिए इस परिस्थिति में हम जो है लिखेंगे रुक जो A फाइल पे है, देखिए ये A फाइल पे है रुक, तो हम लिखेंगे RA, मतलब रुक जो A फाइल पे है वो D1 पे आया, तो हम लिखेंगे RAD1, मतलब रुक जो A फाइल पे है वो D1 पे आया। अब मान लीजिए ये वाला हाथी नहीं बल्कि ये वाला हाथी यहाँ पर आता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे RH D1, मतलब रुक जो H पे था वो D1 पे आया है। अब ज़रा देखिए इस स्थिति को। अब इस स्थिति में जो है वाइट का जो घोड़ा है वो इस तरह से ढाई चाल चलते हुए इस प्यादे को मार सकता है ना, और ये वाला घोड़ा भी ढाई चाल चलते हुए इस प्यादे को मार सकता है। तो इसमें हम कैसे बताएंगे कि कौन से वाले घोड़े ने इस प्यादे को मारा है। तो मान लीजिए कि ये वाले घोड़े से अगर हम इस प्यादे को मारते हैं तो हम लिखेंगे NBX D4, मतलब नाइट जो B पे था उसने D4 पे मारा है। अब उसी तरह से मान लीजिए कि ये वाला घोड़ा इस प्यादे को मारता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे NFX D4, मतलब नाइट जो F पे था उसने मारा है D4 पे, ठीक है। अब देखिए ज़रा इस स्थिति को। अब इस स्थिति में जो है दो दो रानी है वाइट के पास, और ये जो ब्लैक का प्यादा है उसको कोई भी रानी मार सकती है, ये वाली रानी भी मार सकती है और ये वाली भी रानी भी मार सकती है। हम देखिए QH नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम QH लिखते हैं तो ये दोनों रानी जो है H फाइल पे ही है,
तो उससे पता नहीं चलेगा। लेकिन दोनों रानी जो है वो अलग अलग नंबर पे है। ये देखिए, ये 8 वाले रैंक पे है और ये वाली रानी जो है वो तीसरे रैंक पे है। तो मान लीजिए कि हम ये वाली रानी से इस प्यादे को मारते हैं, तो हम लिखेंगे Q8 इंटू H5, यानी क्वीन जो 8वें रैंक पे थी उसने मारा है H5 पे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि हम इस वाली रानी से इस प्यादे को मारते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे Q3 इंटू H5। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बोर्ड पे आती है कि जब दो सेम मोहरे होते हैं वो एक ही जगह पर जा सकते हैं या एक ही जगह पे मार सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बड़ा ही स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा कि कौन सा मोहरे ने उधर मारा है, फिर कौन सा मोहरा जो है उस पर्टिकुलर जगह पे आया है। अब समय आता है आज के सवाल का। आप इस बोर्ड पे बनी हुई स्थिति को देखिए और अब वाइट की बारी है। तो अब वाइट जो है वो अपने इस प्यादे से इस घोड़े को मारता है और अपने आप को रानी बनाता है और सामने वाले का गेम जो है चेकमेट कर देता है। तो अब इसका नोटेशन में हम कैसे लिखेंगे वो आपको मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।